नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। 1966 के बाद पहली बार होगा ऐसा। जी हाँ दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए कहा कि इस महामारी के कारण इस साल के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख या सरकार के मुखिया को आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 1966 में ऐसा हुआ था जब गणतंत्र दिवस बिना मुख्य अतिथि के मनाया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। बाद में उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। बोरिस जॉनसन ने इस महामारी के नए स्ट्रेन के चलते भारत दौरा रद्द किया। गणतंत्र दिवस पर न आने पर बोरिस जॉनसन ने अपने फैसले पर खेद भी जताया था। दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और भारत नहीं आ पाने के लिए खेद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा था कि जिस गति से ब्रिटेन में नया इस महामारी का वायरस फैल रहा है, उनके लिए ब्रिटेन में रहना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों से बातचीत के लिए बनी कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने नाम वापस लिया, बोले मैं किसानों के साथ हूं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए 2 दिन पहले बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो किसानों के साथ है। फैसले की वजह बताने के लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 4 लोगों की कमेटी में मुझे जगह दी गई है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक किसान और यूनियन लीडर होने के नाते आम लोगों और किसानों की आशंकाओं को देखते हुए मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। मैं पंजाब और किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता, इसके लिए मैं किसी भी पद को कुर्बान कर सकता हूं और हमेशा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इसमें भूपेंद्र सिंह मान के अलावा इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठना महाराष्ट्र के अनिल घनवट का नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कृषि कानून रद्द करके किसानों का सम्मान करे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं करवाना चाहती और इस आंदोलन पर देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है। सामना में कहा गया है कि किसानों की हिम्मत और जिद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करना चाहिए और कृषि कानून रद्द करके किसानों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपने समाचार पत्र में लिखा कि मोदी आज जितने बड़े हैं इससे और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं मिलेगा चिकन, बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से पोल्ट्री उत्पादों पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने दुकानों और रेस्तराओं के पोल्ट्री तथा प्रसंस्कृत चिकन बेचने तथा रखने पर बुधवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राहकों को अंडा आधारित व्यंजन या पोल्ट्री मांस अथवा अन्य संबंधी उत्पाद परोसे जाने पर रेस्तराओं और होटल के मालिकों को कार्रवाई का सामना करना होगा। इसमें कहा गया है कि आदेश जनहित में जारी किया गया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्जी लोन के मामलों पर गूगल की बड़ी कार्रवाई, कई एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाया। जी हां दोस्तों, फर्जी एप्लीकेशंस पर आरबीआई की सचेतना के बाद गूगल भी जाग गया है। गूगल इंडिया ने लोन एप्स पर बड़ी कार्यवाही कर डाली। पिछले कुछ समय से लोन एप्स के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे थे। अब दोस्तों गूगल ने उन लोन एप्स को अपने गूगल प्ले स्टोर से ही हटा दिया है जो लोकल कानून और नियमों को पालन नहीं करते। दोस्तों ये बातें तब सामने आई जब लगभग 10 लोन एप्स को यूजर्स ने फ्लैग करना शुरू किया। 3 लोन एप्स को कंपनी ने प्ले स्टोर से ही हटा दिया। इन एप्स को लाखों बार प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है। ये सभी लोन एप्लीकेशंस गूगल के लोन चुकाने से लेकर जो नियम है उन्हें तोड़ती हैं। गूगल इंडिया की एंड्रॉइड सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वाइस प्रेसिडेंट सुजेन फ्रे ने ब्लॉग लिखकर इस बारे में जानकारी दी है। ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सैकड़ों पर्सनल ऐप को रिव्यू किया है। इनमें सरकारी एजेंसी और यूजर्स द्वारा फ्लैग किए गए एप्स भी थे।
एप्स जो यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे उसे प्ले स्टोर से तुरंत हटा दिया गया है। इसी तरह के लोन एप्स के डेवलपर्स से उन्होंने लोकल लॉ और रेगुलेशंस को पालन करने से जुड़े सबूत पेश करने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी एप्लीकेशंस ऐसा नहीं करेंगे उसे तुरंत प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी कानूनी एजेंसियों के साथ समय समय पर लोन एप्स का रिव्यू भी करती रहेंगी। यानी कि दोस्तों, ये लोन देने वाली एप्लीकेशन सच में फर्जी है और इन्होंने कई लोगों की जिंदगी सुआह कर दी है। इसलिए दोस्तों, इन एप्लीकेशन से आप हमेशा बच कर रहें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप के खिलाफ याचिका दायर, मैसेंजर की नई पॉलिसी निजता के अधिकार का करती है उल्लंघन, इस पर तुरंत रोक लगे। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। यूजर्स का डेटा साझा करना गैर कानूनी है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का मतलब यह है कि लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर हमेशा नजर रखी जाएगी। यह सब सरकार की निगरानी के बिना होगा, इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। रोहिल्ला ने कोर्ट से यह अनुरोध भी किया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दे ताकि व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक या किसी भी दूसरी कंपनी के साथ साझा न किया जा सके। अभी डेटा पर निगरानी करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए यूजर पूरी तरह कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी पर ही निर्भर हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का जांच दल पहुंचा चीन, वुहान समेत कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस की उत्पत्ति से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 लोगों की टीम गुरुवार को चीन पहुंच गई। इस दल पर जिम्मेदारी है कि वुहान मार्केट या लैब से इस महामारी वायरस की उत्पत्ति के ठोस सबूत जुटाए जाएं। पहले चीन WHO की टीम को एंट्री देने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन वैश्विक दबाव के बाद वह जांच के लिए तैयार हो गया है। उधर चीन के कई प्रांतों में फिर से इस महामारी वायरस के नए मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC ने कहा है कि 12 जनवरी को कई महीनों बाद वहां संक्रमण के 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इन 115 मामलों में से 107 स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हैं, बाकी बाहर से आए लोगों से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, हम 26 जनवरी को सिर्फ बॉर्डर पर रैली नहीं निकालेंगे, दिल्ली के अंदर भी जाएंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं में शामिल सतनाम सिंह पन्नू ने साफ किया है कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च व्यापक होगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि एक अन्य किसान नेता बलवीर सिंह राजवल ने किसानों के लिए खुली चिट्ठी पर्सनल कैपेसिटी में लिखी है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बलवीर सिंह की यह चिट्ठी पर्सनल कैपेसिटी में लिखी गई है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा भी मानना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। गणतंत्र दिवस मनाने का हक केवल सरकार को नहीं है, किसानों को भी है। इसको लेकर अफवाह न फैलाई जाए। जो दूसरी चिट्ठी राजेवाल की है उसमें कहा गया है कि 26 तारीख को केवल बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये गलत है, ये मोर्चे की बात नहीं है। हम अंदर जाएंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर जगह 26 जनवरी की तैयारी है। तिरंगा लेकर जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, अगर सरकार कुछ करे तो बात अलग है। यानी कि दोस्तों, यह बात साफ हो चुकी है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर भी निकलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महामारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का बड़ा दावा, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन से हुआ किसी को भी नुकसान तो कंपनियां देगी हर्जाना। जी हां दोस्तों, देश भर में इस महामारी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महामारी वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। अगर इन वैक्सीन के जरिए किसी को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 23 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 20 लाख के करीब है।
वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 2,31,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। इन तीनों देशों के बाद में दोस्तों रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इटली, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत में इस महामारी के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,51,000 को पार कर गई है। इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 19,78,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में इस महामारी के क्या है हालात, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने की बीजेपी के खिलाफ साथ देने की मांग, कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने की दे दी सलाह। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने बुधवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। हालांकि दोनों दलों ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस सलाह के बाद तृणमूल कांग्रेस को पेशकश की है कि वह भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए गठबंधन बनाने के स्थान पर पार्टी में विलय कर ले। राज्य में मजबूती से उभर रही भाजपा का कहना है कि तृणमूल की यह पेशकश दिखाती है कि वह पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में अपने दम पर भगवा पार्टी का मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जबकि एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों उत्तर भारत के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतें 445 रुपए गिरकर 48,000 रुपए के करीब आई। वहीं चांदी 820 रुपए गिरी। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की आज की ताज़ा कीमतों की बात की जाए तो दोस्तों आज वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 445 रुपए गिरकर 48,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी भी कमजोर रही और 820 रुपए गिरकर 65,201 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची तेल की कीमतें, जानिए आज के पेट्रोल डीजल प्राइस। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन 25-25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई। इससे वाहन ईंधन के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल दोनों में 25-25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दोस्तों बात की जाए मुंबई की तो दोस्तों मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 91 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 81 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा की नई सफारी का फर्स्ट लुक आया सामने। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बृहस्पतिवार को अपनी नई सफारी का पहला लुक जारी कर दिया है। कंपनी के पुणे स्थित कारखाने में फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद पहली नई सफारी को शोरूम तक पहुंचाने के लिए निकाला गया। जनवरी के अंत तक कंपनी के शोरूम में नई सफारी पहुंच जाएगी। दोस्तों कंपनी जल्दी इसकी बुकिंग भी शुरू करेगी। नई सफारी टाटा मोटर्स की अवार्ड विजेता इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज और ओमेगा हॉर्टिकल्चर पर विकसित की गई है।
ओमेगार्क लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से निकला एक आर्किटेक्चर है जो नई सफारी में ग्राहकों को 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प देता है। दोस्तों टाटा मोटर्स की नई सफारी की इंटीरियर थीम ओएस्टर व्हाइट रंग की है। कंपनी इसके भीतर ऐशवुड डैशबोर्ड दे रही है। इसी के साथ कंपनी ने इसके व्हील और फ्रंट पर क्रोम फिनिश लुक भी दिया है। दोस्तों इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 13 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए के बीच रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मात्र 6 महीने में ही छिन गई अंबानी की बादशाहत, टाटा ग्रुप फिर बना देश का नंबर 1 कारोबारी घराना। जी हां दोस्तों, देश के 2 दिग्गज कारोबारी घराने टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच आगे निकलने की होड़ बरसों पुरानी है। कभी मुकेश अंबानी की कंपनी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप टाटा ग्रुप से ज्यादा होता है तो कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टाटा ग्रुप से। पिछले साल जुलाई में रिलायंस ने टाटा ग्रुप को पछाड़ते हुए देश के टॉप कारोबारी घराने की गद्दी पर कब्जा किया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही टाटा ग्रुप ने अपनी ये बादशाहत फिर से हासिल कर ली है। दोस्तों नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला टाटा ग्रुप अपनी फ्लैगशिप कंपनी TCS के शानदार प्रदर्शन के दम पर मार्केट कैप के लिहाज से एक बार फिर देश का सबसे बड़ा समूह बन गया है। जबकि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस ग्रुप बाजार मार्केट वैल्यू के मामले में अब तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर HDFC ग्रुप है। टाटा ग्रुप की कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज 17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि HDFC ग्रुप से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत महज 40 मिनट में पहुंचेगी चंडीगढ़ से हिसार। जी हां दोस्तों, भारत की पहली एयर टैक्सी आज से शुरू हो गई है। दोस्तों मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच इस सेवा की शुरुआत की है। यह टैक्सी महज 50 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, यानी कि आपका 4 घंटे का सफर अब मात्र 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस एयर टैक्सी का किराया सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। इस एयर टैक्सी में भी 4 सवारी बैठ सकती है, जिनका हरियाणा से चंडीगढ़ तक का किराया प्रति व्यक्ति 1755 रुपए है। दोस्तों ये किराया आम फ्लाइट से कम है। नॉर्मल फ्लाइट में आपको 2000 से 2500 रुपए तक का किराया देना होता है। इसके अलावा चेक इन में भी करीब 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन एयर टैक्सी से आप समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचकर एयर टैक्सी में सीट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन नहीं, अब इस महामारी की कॉलर ट्यून में सुनाई देगी जसलील भल्ला की आवाज, वैक्सीन के लिए करेगी जागरूक। जी हां दोस्तों, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब कॉलर ट्यून पर आपको अमिताभ बच्चन की आवाज में यह मैसेज नहीं सुनाई देगा। इस महामारी से बचाव वाली कॉलर ट्यून में अब बदलाव होने वाला है। दोस्तों शुक्रवार 15 जनवरी से अमिताभ बच्चन की जगह महिला आर्टिस्ट की आवाज में कॉलर ट्यून लोगों को सुनाई देगी। इस महामारी काल में पिछले कई महीनों से अमिताभ बच्चन की आवाज में इस महामारी का संक्रमण से संबंधित संदेश दिया जा रहा था, जिसमें अमिताभ बच्चन लोगों को इस महामारी संक्रमण से बचने के उपाय और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये सब संदेश में बोलते सुनाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अमिताभ बच्चन की आवाज की कॉलर ट्यून को अब बदलने का फैसला ले लिया गया है। अब जब आप किसी को फोन लगाएंगे तो कॉलर ट्यून में आपको जसलील भल्ला की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अब इस महामारी वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती है, इसलिए आवाज को बदला गया है। नई कॉलर ट्यून में लोगों को टीके को लेकर जागरूक किया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि वो किसी भी तरह की अफवाहों में न आए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में विभाजन कब हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश किस सन में अलग हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।